नमस्कार, मैं हूं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर ऑनलाइन न्यूज चैनल। मेरे साथ में हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट बैठे हुए हैं राकेश पुरोहित जी। इस शो में आप देखेंगे रियल एस्टेट से जुड़ी खास खबरें, प्रोजेक्ट ऑफ द वीक और खास मुद्दों पर होगी रियल एस्टेट के दिग्गजों से चर्चा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस सप्ताह के रियल एस्टेट से जुड़ी खास खबरों पर। अगर कोई डेवलपर किसी भूमि पर बिजली, पानी और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के बाद उसे प्लॉट के रूप में बेचता है तो उस पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग यानी AAR के इस फैसले का पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पर खासा नकारात्मक असर दिखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट कंपनियों की फंसी परियोजनाओं को नवजीवन का आश्वासन दिया है। रियल एस्टेट डेवलपर्स बॉडी नरेटको की वित्त मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली होम बायर्स को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के आम्रपाली मामले में सभी बैंकों को घर खरीदारों को होम लोन देने का निर्देश दिया है। रियल्टी कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने अपने 20,000 डेवलपर सदस्यों से कहा है कि वे चीन में निर्मित उत्पादों पर निर्भर नहीं रहें और भारत निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा दें। Housing.com और नारेटको के एक सर्वेक्षण के मुताबिक रियल एस्टेट में निवेश भारतीयों की पहली पसंद है। सर्वेक्षण में शामिल होने वाले 59% को लगता है कि आर्थिक हालात मौजूदा स्तरों पर रहेंगे या आने वाले 6 महीनों में इसमें कुछ सुधार हो सकता है। पुरोहित जी, अभी हमने जो खबरें देखी हैं उसमें एक खबर है कि विकसित प्लॉटों पर भी अब जीएसटी लगेगा। क्या इसका रियल एस्टेट पर कुछ फर्क होने वाला है? त्यागी जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इतना एक विलक्षण काम किया। आज की तारीख में जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसके लिए कोई एक सही आवाज़ का प्लेटफॉर्म, जो काफ़ी समय से हम उम्मीद कर रहे थे कि आवश्यकता है, आपने शुरुआत की, तो बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद सर। तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा कि वो इस जो हमारी सीरीज़ है, इस प्रोग्राम की सीरीज़ है, उससे जुड़ें और अपने आप को हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर लें और अदरवाइज़ जो ऐप है हमारी लेवेंट ऐप, उसको भी डाउनलोड कर लें। पहला जो प्रश्न है कि जो विकसित प्लॉट है, अगर आप देखेंगे तो बहुत कम ऑप्शन रह गए हैं इस वक्त बड़े महानगरों में जहां पर विकसित प्लॉट बिक रहे हैं, क्योंकि लैंड की कमी होने की वजह से अधिकतर हम देख रहे हैं कि ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, जहां पर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखते हैं या फिर लो राइज बिल्डिंग है, वही प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और कहीं कहीं पर जहां पर लो डेंसिटी है उधर विला के प्रोजेक्ट जो है बिल्डर्स ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट करके देते हैं। प्लॉट में जहां तक प्राइवेट डेवलपर का है, वो बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि वो प्लॉटेड डेवलपमेंट करें। उसका कारण ये है कि जो व्यक्ति प्लॉट खरीदेगा उसे कंस्ट्रक्शन के लिए भी उसे पैसा चाहिए होगा, और बैंक जो है वो प्लॉटिंग के ऊपर कम लोन देते हैं और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर ज्यादा लोन शेयर देते हैं। तो क्योंकि मार्केट प्रैक्टिस हिसाब से बहुत कम ही ऐसे ऑप्शन है प्लॉटिंग डेवलपमेंट के जो बिल्डर की तरफ से अवेलेबल है, तो बहुत छोटी मार्केट है। ठीक है सर। अच्छा, इसी के बीच एक खबर और है जिसमें रियल एस्टेट की हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी संस्था है क्रेडाई, उसने कहा है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में कोई भी कंपनी जो उसके सदस्य हैं वो चीनी उत्पादों का प्रयोग ना करे। तो इससे भी कुछ फर्क पड़ने वाला है? इसका भी कुछ असर होने वाला है क्या रियल एस्टेट इंडस्ट्री में? जी, फर्क पड़ेगा, क्योंकि चीन से आयात होने वाले सामानों में सबसे पहले तो स्टील है। करीबन 18-20% स्टील जो है हम लोग आयात करते हैं अपने कंजम्पशन का चीन से, और दूसरा जो है जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है। तो थोड़ा हो सकता है जो बहुत से स्मार्ट बिल्डिंग बन रही हैं उनकी लागत थोड़ी बढ़ जाए, क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो सामान हम अगर चीन के बदले जापान या ताइवान या दूसरी और कंट्री से इंपोर्ट करेंगे तो थोड़ा परसेंटेज ऑफ जो कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, लेकिन क्वालिटी और इम्प्रूव होगी। तो मुझे लगता है कि अच्छी क्वालिटी के लिए थोड़ा प्राइस दिया जा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। अब हम देखते हैं अपने इस सप्ताह का प्रोजेक्ट ऑफ द वीक। KW दिल्ली 6 एक रिटेल शॉपिंग डेस्टिनेशन राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में आपके सपनों में विश्वास के रंग भरने वाला प्रोजेक्ट KW दिल्ली 6 एक अलग अंदाज में तैयार है एनसीआर में शॉपिंग और सदा के लिए
आपकी खुशनुमा दिलचस्पियों को पूरा करने के लिए नायाब वास्तुशिल्पी नगीना KW दिल्ली 6 अपने आप में हाई स्ट्रीट ब्रांड शॉपिंग वाले रिटेल बाजार का एक यादगार अनुभव है, जहां हर तरह के खान पान के साथ साथ आधुनिक गेमिंग के विकल्प मौजूद हैं। 156 स्क्वायर फीट से लेकर 15,000 स्क्वायर फीट आकार की दुकानें किसी भी ब्रांड को लाने के लिए उपयुक्त हैं। 45 मीटर मेन बाईपास और 24 मीटर जोनल रोड इंटरसेक्शन पर एक खूबी और, इस इंटरसेक्शन पर एक और 45 मीटर चौड़ी जोनल रोड जोड़ी जा रही है, जो इसे एक विशाल चौराहे का रूप देगी। ये नए बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन के करीब है। 45 मीटर चौड़ी सड़क से सिग्नल फ्री एलिवेटेड हिंडन दिल्ली रोड और ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न एक्सप्रेसवे पहुंचना बेहद आसान है। KW दिल्ली 6 के फसाड में लगी हुई इन दो आधुनिक कार लिफ्ट्स के क्या कहने, इसकी राइड का तो अलग ही मजा है। अंदर दाखिल होते ही इंटीरियर्स की शानो शौकत आपको दीवाना बना देगी। चौड़े पैसेज, रिटेल स्टोर्स, फव्वारों से सजी बैठने की जगह से होते हुए म्यूजिकल फाउंटेन, स्केल्टन डांस, STYX, होलोग्राफी एंड इंटरैक्टिव फ्लोरिंग। ठंडक का एहसास देगा आइस कैफे। क्रिकेट के लिए आपको प्रेरित करने के लिए क्रिकेट सिमुलेटर। रोबो गोलकीपर के खिलाफ गोल करना तो बनता ही है। ATV ट्रैक पर दौड़िए, ड्रोन रेसिंग का मजा उठाइए। थकान मिटाने और पेट पूजा के लिए फूड प्लाजा का कोई मुकाबला नहीं। अपनी तरह की वाटर बॉडी बेस्ड दिलकश डाइनिंग यहाँ बार बार आने की भूख कभी नहीं मिटाएगी। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि शानदार कारोबार और बेहिसाब मुनाफे की सुनहरी सौगात का दूसरा नाम है KW दिल्ली 6। अभी आपने देखा प्रोजेक्ट ऑफ द वीक KW दिल्ली 6। अब इस प्रोजेक्ट की हम रेटिंग करेंगे और एनालिसिस करेंगे। रेटिंग और एनालिसिस से पहले हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि हमारा रेटिंग का तरीका क्या है। तो मैं प्रोहित जी से दरखास्त करूंगा कि वो हमारे दर्शकों को बताएं कि आप किस तरह से इन प्रोजेक्ट को रेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दुनिया में रियल एस्टेट को रेटिंग करने के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं उनमें 5 एस्पेक्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला तो अगर प्रोजेक्ट कहीं पर कंसीव कर रहे हैं तो बिल्डर यानी कि उसको बनाने वाला, वो कंपनी भी हो सकती है, उसका अपना एक्सपीरियंस क्या है कंस्ट्रक्शन का, साथ ही साथ उसके पास कैसी टीम है उस काम को करने के लिए। आवश्यक नहीं कि नई कंपनी है तो उसका अनुभव 0 मान लिया जाए, पर अगर उसके साथ जो उसके एम्प्लॉई हैं वो अनुभवी हैं तो वो भी आवश्यक है समझना। दूसरा, जब प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसमें क्या वो तमाम भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से उसका निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो अभी आज की आवश्यकता के हिसाब से नहीं बनती है। आप उम्मीद करोगे कि एक ही बिल्डिंग जो है, एक ही प्रोजेक्ट वो 20, 25, 30 साल के बाद भी उतना ही रिलेवेंट रहे। तो उसकी प्रोजेक्ट की जो फंडामेंटल्स हैं वो किस हद तक अप्रोप्रिएट है, न सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाले 50 साल तक के लिए या 75 साल तक के लिए। दूसरा, वैल्यू फॉर मनी, जो पैसा आप लगा रहे हैं क्या उसमें आपके पास कोई दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है या वही बेहतर ऑप्शन है। फिर उसके लीगल एस्पेक्ट है कि कानूनी तौर पे यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो क्या कोई हैसल तो नहीं है उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, या प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में कोई इशू तो नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जिस स्टेट में वो है या जिस अथॉरिटी के जुडिक्शन में फॉल करती है वहाँ पर क्या प्रोसेस है कि आपकी ऑनरशिप आपको प्रॉपर तरह से ट्रांसफर हो जाए। कई बार बहुत सी अथॉरिटीज़ लीजिंग के ऊपर जो है वो इशू करती हैं कि एक्स अमाउंट अगर नहीं पे किया गया है बिल्डर द्वारा या किसी इंडिविजुअल जो लीज को ओन करता है उसके द्वारा, तो लीजिंग में थोड़ा इशू आते हैं, हम उस पर भी एनालिसिस करते हैं।
और सबसे आखिरी में हमारा जो ऑब्जर्वर डाउन है, हमारा इंटरनल असेसमेंट हम लोग करते हैं कि इंटरनली हम लोग एक प्रॉपर्टी को किस तरह देखते हैं। तो हर असेसमेंट के 5 पॉइंट्स हैं, तो एज ए एवरेज हर एक प्रॉपर्टी को मैक्सिमम 5 मिल सकते हैं और मिनिमम तो 0 है। तो ये हमारा एस्पेक्ट है जी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि मौजूदा सिनेरियो के अंदर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का क्या उपयोगिता है और किस तरह से ये इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद होती है। देखिए, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को आप 2 मेजर कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले रिटेल स्पेस और दूसरा ऑफिस स्पेस। ऑफिस स्पेस का एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। अगर आप देखें तो क्योंकि ज़्यादातर जो शहरी एरिया है उसके अंदर हम पा रहे हैं कि जो ऑफिस स्पेस की जो अवेलेबिलिटी थी आज से 15-20 साल पहले, उनमें जो फैसिलिटीज अवेलेबल थी वो आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो चुके हैं। सेकेंडली, रिटेल का पोर्शन, रिटेल पोर्शन जहां पर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये न सिर्फ भविष्य के लिए प्रॉपर होना चाहिए और अप्रोप्रिएट डिजाइन होना चाहिए, साथ ही साथ एट प्रेजेंट ऑल्सो, क्योंकि इसने डे 1 से आपके लिए काम करना शुरू करना है। और उन तमाम चीजों के हिसाब से अगर देखूं तो जो हाई स्ट्रीट मार्केट है, मॉल्स हैं, ओपन मॉल्स हैं, इन सब के बीच में एक तरह कंपटीशन है कि कहां पर किस तरह से ग्राहकों को लुभाया जा सके। हर चीज की अपनी लिमिटेशन है, लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं स्पेशली रिटेल स्पेस की, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, वेल डिफाइंड है, सिक्योरिटी सेफ्टी के ज्यादा मेजरमेंट वो लोग ध्यान रखते हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा भविष्य है, आने वाले 10-15 सालों में लोग ज्यादा डिपेंडेंट होंगे इस तरह के एरिया में शॉपिंग करने के लिए। अच्छा पुरोहित जी, अब हम लोग दिल्ली 6 के ऊपर आते हैं जो राजनगर में स्थित है। तो जो रिटेल शॉपिंग प्रोजेक्ट है, ये आप किस तरह देखते हैं इसे राजनगर एक्सटेंशन में, इसकी क्या उपयोगिता है और क्या भविष्य देखते हैं इसका? देखिए, मैं आपसे बात करते करते जो हमने अपनी रेटिंग के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को रेटिंग दी है, मैं उसका भी जिक्र करना चाहूँगा ताकि हमारे दर्शक ढंग से समझ सकें कि ये प्रोजेक्ट जो है ये किस हिसाब से, किस लिहाज से आपके लिए निवेश करने के तौर पे या फिर आपकी जानकारी के लिए भी, अगर आप हो सकता है दिल्ली या दिल्ली के आसपास के एरिया में नहीं है, आप किसी और शहर में हैं, तो भी अपने यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट को देखने के लिए, समझने के लिए या वैल्यू करने के लिए आप किन पैरामीटर का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिल्डर की। बिल्डर ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस बिल्डर है, उन्होंने काफी प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं और कुछ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बिल्डर के एक्सपीरियंस के ऊपर ये जरूरी नहीं है कि वो उसने सिमिलर प्रोजेक्ट डिलीवर किए। सिमिलर प्रोजेक्ट डिलीवरी आपको बहुत रेयरली मिलेगी क्योंकि हर प्रोजेक्ट का एक नेचर डिफरेंट होता है, परंतु वो टाइमली कंस्ट्रक्शन पूरी कर सकता है और साथ ही साथ उसके पास एक कैपेबिलिटी है, उसके पास एक टीम है जो इस तरह के प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर सकती है। इस लिहाज से जो KW ग्रुप है उसे हमने 4.5 स्टार दिए हैं क्योंकि उनका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, उनका वर्किंग स्टाइल और टीम का मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि समय कम है तो उनके पूरे टीम के जो स्ट्रक्चर है, इंजीनियर्स जो उनके पास है, साथ साथ जो सर्विसेज की टीम है, फैसिलिटी मैनेजमेंट टीम है, उसके बारे में बहुत डिटेल बात नहीं कर सकते, बट दे हैव प्रोफेशनल टाई अप विद ऑल कंपनीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स उन्होंने हायर किया हुआ है, तो ये उनको एक 4.5 स्टार की रेटिंग देता है अगर एक बिल्डर के तौर पर बात की जाए। दूसरा, प्रोजेक्ट के तौर पे, क्योंकि बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आप देखते हैं नए नए डिजाइन्स जो हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हैं। एक शॉपोटेनमेंट का कल्चर है जो हमारी मार्केट में काफी टाइम से बिल्डर इनबिल्ड करते रहते हैं, तो इन्होंने एंटरटेनमेंट के साथ साथ, शॉपिंग के साथ साथ जो एक ब्रांड क्रिएट किया है जहां पर आपको सिनेमा हॉल भी है, फूड कोर्ट्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स का एरिया है और काफी सारे ब्रांड का जो है वहां पर ऑलरेडी लीजिंग का टाई अप है। तो मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट की वर्किंग है वो कॉन्सेप्ट की वर्किंग एक एडवांस कॉन्सेप्ट वर्किंग है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 30-40 साल के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है, शॉपिंग रिक्वायरमेंट है, उन्होंने उसे बहुत ध्यान रखा है, बहुत मॉडर्न आर्किटेक्चर है और साथ ही साथ जो वर्केबिलिटी है, वर्केबिलिटी ऑफ द स्मॉल शॉप बिगर शॉप का जो कॉम्बिनेशन है, तो इसमें 5 में से 4 हम लोग स्टार दे रहे हैं। ओके, प्रोजेक्ट को 4.5, इसको 4, ओके, बिल्डर के लिए 4.5 और प्रोजेक्ट के लिए 4 आउट ऑफ 5। ओके, वैल्यू फॉर मनी जो है
यानी कि आप वहां पर जो पैसा लगा रहे हैं, क्या उस पैसे को कहीं और लगाया जा सकता है? अगर आप राजनगर एक्सटेंशन की मार्केट देखें या मैं गाजियाबाद से कंपेयर करूं, तो इसके मुकाबले का कोई दूसरा प्रोजेक्ट नजर नहीं आता। अगर आप इस पैसे को वहां लगा रहे हैं तो जाहिर तौर पे आप एक यूनिक प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो भविष्य में भी आपके लिए यूनिक प्रोजेक्ट होगी। लेकिन एक दिक्कत ये रहती है कि जब एक प्रोजेक्ट आइडियलाइज प्रोजेक्ट बन जाता है, उसकी कॉपी होना आसान है। तो हो सकता है 5-7 साल बाद कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी उसी तरह की पैटर्न पे आ जाए। तो हम जो वैल्यू फॉर मनी है उसको 4 पॉइंट यहां पर दे रहे हैं फिलहाल इस वक्त, क्योंकि एरिया तो हमारा जैसे जैसे टाइम बीतेगा प्रोमिनेंसी उसकी क्रिएट होगी, लेकिन ये एक थोड़े टाइम बाद और कॉम्पिटिटर इसका आ सकता है, लेकिन प्रेजेंट तौर पे वैल्यू फॉर मनी इसकी 4 है। फिर लीगल एस्पेक्ट की बात करते हैं हम लोग। लीगल एस्पेक्ट्स में रेरा रजिस्ट्रेशन, उनके डिजाइन अप्रूव है नहीं है, बैंक के लोन अप्रूव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो वो हर लिहाज से 100% लीगल एस्पेक्ट्स कंप्लीट करता है। तो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इनको यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं। और दूसरा जो ऑब्जर्वर डाउन की हमारी जो इंटरनल हमारी असेसमेंट कमेटी है, और एक ओवरऑल हम लोग जो है ये समझ के कि क्या इस प्रोजेक्ट को एक मार्केट के सिनारियो के तौर पे और जो उसकी ब्रांड वैल्यू है उसके तौर पे ओवरऑल उसकी रेटिंग क्या है, तो हम यहाँ पे 4.5 कर रहे हैं। तो आउट ऑफ 25 इट इज कमिंग 22, और एवरेज जो स्टार रेटिंग है इसकी वो है 4.4, विच इज क्वाइट हाई। और मुझे लगता है कि इसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट में देखा जाना चाहिए। अगर आप निवेशक हैं, निवेशक के तौर पे आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या प्लॉटिंग या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इस ऑप्शन को बहुत फेवरेबल तरीके से चूज कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने दर्शकों को इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बताया। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था प्रभु जी कि ये मॉल से कैसे डिफरेंस है। जी, जैसे कंपनी का कहना है, KW ग्रुप के MD का कहना है कि ये हमारा मॉल नहीं है, ये हमारा स्ट्रीट शॉपिंग सेंटर है। जी जी जी। तो आप कैसे इसको बिल्कुल ये डिफाइन करेंगे? हाई स्ट्रीट को और मॉल को कंबाइन करते हैं, तो दिस इज बीन कॉल्ड ओपन मॉल। ये ओपन मॉल कल्चर जापान में काफी पॉपुलर है। वहां पे बहुत से छोटे छोटे एरिया के अंदर वो मॉल बनाते हैं और उसको कवर्ड नहीं करते हैं, उसको ओपन स्पेस में रखते हैं, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत घट जाती है। अक्सर आप देखेंगे तो जो शॉपिंग मॉल है वहां पर 25 से लेकर के 35 रुपए स्क्वायर फीट तक का जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, जो कि रेंटल के हिसाब से बहुत ही हाई कॉस्ट है। ओके। दूसरा ये है कि जो मॉल का एक लिमिटेशन होती है कि शॉप का जो शॉपिंग का जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेड रहता है। आपको हर हाल में शॉप को 7 बजे या 8 बजे क्लोज करना है या 9 बजे क्लोज करना। आज तो टाइम बदल रहा है, 7 बजे के साथ टाइम और बढ़ा जा रहा है, तो उस लिमिटेशन से बाहर है। ओके। आपकी शॉप आप थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम में खोल सकते हैं, क्योंकि ओपन एरिया हाई स्ट्रीट का बेनिफिट इसको है। तो ये एक मॉल होने के बावजूद भी हाई स्ट्रीट बेनिफिट इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत कम है। और क्योंकि सेगमेंटेशन है जो कि एक मॉल के अंदर होता है कि जहां पर लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है, पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है, साथ साथ एक हाई सिक्योर एरिया है, तो लोग विद फैमिली जाके सिक्योर महसूस कर सकते हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और ये वो डिजाइन है जो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में बहुत से दूसरी कमर्शियल प्रॉपर्टी में ऑप्ट किया जाएगा। एक इनोवेटिव डिजाइन है और इसके लिए मुझे लगता है कि नई मुबारक देनी चाहिए। यानी आप ये कहना चाहते हैं या कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है एक हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट है, बट इसमें सारी वो फैसिलिटीज एक मॉल के अंदर होती हैं। जी बिल्कुल। ओके। अच्छा, इसके साथ में एक इस प्रोजेक्ट का दिल्ली 6 नाम है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे दिल्ली 6 से, मतलब कैसे रिलेट करेंगे इस प्रोजेक्ट को? देखिए, दिल्ली 6 एक सिंबल है। आप दिल्ली 6 को दिल्ली 6 न मान। जैसे हम कई बार बहुत से लोगों को अगर मैं देखूं तो बहुत पहले जब हम लोग कई बार बात कर रहे थे तो वो ताकत की बात होती है। हम कहते भाई तू क्या दारा सिंह समझ रहा है अपने आप को? तो दारा सिंह वाज नॉट अ पर्सन, दारा सिंह वाज अ सिंबल ऑफ पावर। ओके। तो जो दिल्ली 6 का एरिया है, अगर आप देखें तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रिटेल हब है। ओके। वहां पर रिटेल हब की बात मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे क्योंकि वहां पर एक कॉमन पर्सन भी जाकर शॉपिंग कर लेता है और थोक की मार्केट भी है। ओके। तो थोक बाजार तो है ही है, लेकिन आप अगर पर्सनल लेवल पे जाके वहां पे शॉपिंग करना चाहते हो तो आपको वहां पर शॉपिंग मिल जाती है। और हर एरिया वेल डिफाइंड है। वहां पर कपड़ों की दुकानें अलग हैं, वहां पर अगर आप किताबें जाएं तो उसकी दुकान अलग है, कागज की मंडी अलग है, सोने चांदी की जो दुकानें हैं वो अलग हैं। तो एक बहुत सटीक एग्जाम्पल है किसी भी कॉमर्शियल हब के बनने का। तो अगर
जिस हिसाब से डिजाइनिंग है आपके KW दिल्ली 6 की डिजाइनिंग, इसके लिए कोई अप्रोप्रिएट नाम होता तो दिल्ली 6 ही होना चाहिए था। तो ये इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली 6 इसके लिए सही ब्रांड नहीं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और इस प्रोजेक्ट के बारे में या इन्वेस्टर्स को या बायर्स को कुछ और सलाह देना चाहेंगे आप इस दिल्ली 6 के बारे में? बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा तमाम दर्शक जो ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और दिल्ली NCR में रहते हैं, तो भले ही उनका निवेश का मन आज ना हो और वो जानना चाहते हो कि किस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर निवेश किया जा सकता है, या फिर यूं ही अपने अनुभव के लिए भी, क्योंकि ये मॉल बेशक अभी बना नहीं है, बन के मतलब डिलीवर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर चहल पहल आज भी जारी है। आज भी यहाँ पर बहुत से ब्रांड फंक्शनल है, तो ये अपने आप में बड़ा अच्छा अनुभव है। ये एक आपकी अच्छी आउटिंग हो सकती है। म्यूजिकल फाउंटेन्स यहाँ पर मौजूद है, बड़ा अच्छा सिटी एरिया है, CCD का वहाँ पर आउटलेट है और दूसरे भी वहाँ पर आउटलेट खुले हुए हैं। आप अच्छा एक फन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप गाजियाबाद में हैं तो आप बेशक एक बार अपनी फैमिली आउटिंग के लिए खरीदना नहीं मत खरीदिए, लेकिन विजिट करें, इसको देख के जरूर आइए, अपने आप में एक अच्छा अनुभव रहेगा। और दूसरा जो निवेश कर रहे हैं उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है। बिल्डर तो आते ही रहते हैं वहाँ पे समझने के लिए, जितना मैं समझ रहा हूँ वहाँ पे काफ़ी बिल्डर अपने आप को चुपते छुपाते देखने आते हैं कैसे बन रहा है, लेकिन एक बार प्रोजेक्ट पे जरूर जाएं अपने अनुभव के लिए। और जैसे कई बार आप जाते हैं, विजिट करते हैं किसी एरिया, पेरिस जाते हैं, लंदन जाते हैं, सेल्फी लेके आते हैं, डालते हैं, तो यहाँ पर बहुत सी जगह ऐसी हैं। और म्यूजिकल फाउंटेन तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एरिया है और आप वहाँ पे बैठ के विद फैमिली अच्छा टाइम आप हो सकता है। बेशक प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, लेकिन आउटिंग का एक अच्छा डेस्टिनेशन है। यानी 10 करोड़ जो भी दर्शक है हमारे, या जो भी रियल इस्टेट के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनका एक विजिट तो बनता है इस प्रोजेक्ट पे। बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे शो का ये आखिरी पड़ाव है। इस पड़ाव पे चर्चा करेंगे हम रियल इस्टेट के दिग्गजों से। मेरे साथ में हमारे रियल इस्टेट एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, राकेश पुरोहित जी, वो इसमें डिटेल डालेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले स्वागत करता हूँ मैं दीपक कपूर, गुलशन होम से हैं डायरेक्टर। दीपक कपूर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरे साथ में है संजीव कथुरिया जी, CRC में CEO हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार हरिओम भाई। नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ कुणाल बनर्जी का, रियल एस्टेट प्रोफेशनल हैं और एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है बनर्जी को। मैं स्वागत करता हूँ संजय जैन जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। रोहित जी आप आगे बढ़ाएं इस सब्जेक्ट। देखिए, जैसा कि मार्केट में हम सब देख रहे हैं, रियल एस्टेट एक रिफ्लेक्शन, अगर आज की तारीख में इंडस्ट्री वाइज अगर हमारी इकोनॉमी कहीं वीक होती है तो उसका असर डायरेक्टली रियल एस्टेट की ग्रोथ पे पड़ता है। और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वो बाइंग सेलिंग के ऊपर इसका असर पड़ता है। काफी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं हमारे महानगरों में, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली NCR में अंदर। उन सब प्रोजेक्ट्स पे जो बड़ा असर पड़ने वाला है वो प्रोस्पेक्टिव बायर्स का क्या डिसीजन होगा। और मेरे ख्याल से जो ये रिपोर्ट है nobroker.com की, क्योंकि C2C प्लेटफॉर्म है, कस्टमर टू कस्टमर प्लेटफॉर्म है, तो इसमें एक मेजर कंसर्न है कि बायर की थिंकिंग क्या है, सोच क्या है। अप्रोक्सीमेटली उनकी इस रिपोर्ट में 36% जो उन्होंने 12,000 लोगों का सर्वे किया, 36% आर थिंकिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी इन कमिंग 3 months. Within 3 months they will take a decision on that. And 28% of people will take decision in coming 3 to 6 months. तो एक बहुत बड़ी उत्साहवर्धक एक फीडबैक है। लेकिन फिर भी जैसे कि हमारी एक प्रैक्टिस रहती है कि हम रिपोर्ट पे डायरेक्टली बिलीव नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे पास ये तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं जिनका वास्ट एक्सपीरियंस है। तो पहला सवाल तो ये होता है कि जैसे सभी लोग मार्केट में हैं और उनकी फीडबैक है, तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे एक्सपर्ट से पूछना, सबसे पहले दीपक कपूर जी से, कि आपकी फीडबैक क्या ये रिपोर्ट से मैच करती है? क्या एग्जैक्टली जो रिपोर्ट कह रही है, क्या आपका मार्केट फीडबैक भी सेम है? वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस। मेरा इसमें मानना यह है कि डेफिनेटली ये सर्वेज हैं और जिसमें एक सैंपल डाटा लिया जाता है which will vary from market to market, and there are multiple micro markets existing in India as a whole. तो अगर हम बात करते हैं उस रीजन में जिसमें गुलशन होम ऑपरेट करता है, which is नोएडा, ग्रेट नोएडा। अब इस एरिया में अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली पोस्ट लॉकडाउन कंज्यूमर सेंटिमेंट्स वर नेगेटिव एंड दे वर विलिंग टू वेट कि थोड़े टाइम वेट करते हैं, वेट करने के बाद ही हम इसका डिसीजन लेंगे क्या करना है। बट अगर पिछले 1 महीने में ट्रैक्शन देखी जाए तो सिंस ये ऐसा न्यू नॉर्मल था जो हम सबके लिए नया था,
तो हमने देखा कि हर हफ्ते इतनी डायनेमिक मार्केट थी कि हर हफ्ते ओपिनियन लोगों की चेंज हो रही थी। और पिछले 15 दिन का रिकॉर्ड देखा जाए तो अब कस्टमर, पहले इनिशियली हमने वीडियो कॉलिंग शुरू की, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शुरू किया, लेकिन आज की तारीख में कस्टमर बाहर निकल रहा है और सेल्स ऑफिस में आ रहा है। ही इज विलिंग टू बाई हिज अपार्टमेंट, हिज प्रॉपर्टी। तो अगर हम हाउसिंग डिमांड की बात करते हैं तो एक्चुअल यूजर आज मार्केट में है और मार्केट में आ रहा है और लेना चाहता है। अब वो ट्रेंड है कि वो आने वाले 3 महीने में लेगा, यस, वो इस महीने भी ले रहा है। एंड द ट्रांजेक्शंस आर हैपनिंग इन नोएडा, ग्रेटर नोएडा जोन। What is important is the traction is more towards nearing completion property. जो प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है या कंप्लीट होने वाली है 3 से 6 महीने में, उनके अंदर ट्रैक्शन ज्यादा देखी गई है बनिस्बत की वो प्रॉपर्टी जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनको कंप्लीट होने में कुछ साल लगेंगे, 1 साल, 2 साल या 2.5 साल लगेंगे। तो ये वेरिएशन है। जी, thank you. And because as we are discussing this question, and I believe this is the right time to bring Mr. Banerjee into the discussion here, that what is your own experience about the feedback, as we are talking about that, as Mr. Kapoor said, there's a market is in a different small pockets and every pocket have a different response. This response is very dynamic. It keep on changing time to time, situation to situation. And they are saying as they were talking to customers, they were varying their responses. So what is your say? Yeah, thank you. I, in fact, will take some points from Deepak that sweeping statement cannot be made in terms of the increase in demand of 36 or 28%. It depends on the microcosms and the macrocosms. The microcosm is like let's talk about the Gurgaon luxury market. So I'm an advisor to Central Park these days. And I've been looking at the luxury market, and before this I was the president of M3M, who are also into the luxury market. Now, so I'm keeping in touch with all the developers on a friendly basis, and the one who has employed me, I'm actually looking at it in deep depth on this. The luxury market has not actually taken off the way that we envisaged. I can't call it post-COVID as yet. अभी तक post-COVID तो हुआ नहीं, COVID अभी भी चल रहा है, and they are अभी भी लोग थोड़ा hesitant है site visit के लिए, especially up-market customers are hesitant. Channel partners भी, जो senior channel partners हैं, वो भी थोड़ा सा hesitant है to come themselves, to bring all the investors to show the let us say the ultra luxury apartments and all that. The reality is that it's a tough grind, but I think कि इसमें pent up demand है. मैं quickly Mr. Kathuria को लाना चाहूँगा इस discussion में. Kathuria साहब, हमने 2 point of view देखे, and this is from the direct horse's mouth. ये सिर्फ मार्केट को वॉच नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट चला रहे हैं, और इनको डायरेक्ट जो फीडबैक है कस्टमर की वो बहुत हैंडी है, डे टू डे बेसिस कर रहे हैं। रिपोर्ट एक अलग लेवल पे आती है, लेकिन जो मार्केट सिनारियो है वो इन रिपोर्ट के ऊपर एक ओपिनियन क्रिएट करता है। बहुत से लोग जिन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ ली होगी, उन्हें लगेगा तो मार्केट ड्रॉप होने ही वाली है, प्राइस ड्रॉप होने वाला है। आप ऐसे में इस रिपोर्ट के बेसिस पे और आपका जो अपना एक्सपीरियंस है, जो आप अपना तरफ से मार्केट की फीडबैक आपको है, आपके हिसाब से क्या ओपिनियन सिमिलरली है जो मिस्टर बनर्जी, मिस्टर कपूर ने बताई है, या फिर आप कुछ और ऐड ऑन चाह रहे हैं इसके अंदर? What is important to understand is that it is the mentality of every home buyer today to understand his own finances and then figure out whether he is ready to buy or not. आज की डेट में the biggest problem is not कि demand है कि नहीं है, sale होगी कि नहीं होगी. There is a bigger problem. The bigger problem is there is mass layoff. Nobody knows tomorrow morning he is going to be employed or not. There are substantial salary cuts. तो जो आपकी तनख्वाह है वो by and large 30% से 50% घट चुकी है। आपकी नौकरियां जा रही हैं। इस समय के अंदर लोग क्या करेंगे? घर खरीदने जाएंगे या एसेंशियल्स खरीदने जाएंगे? So it's a scientific way of looking at the situation. और मुझे लगता है हर डेवलपर को अपनी इन्वेंटरी, अपने कैश फ्लोज, अपनी रीपेमेंट कैपेसिटीज, वो सब कुछ देखनी चाहिए और एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहिए। एक इंडस्ट्री रिलेटेड एक लंबा चौड़ा डिसीजन लेना इस समय में बहुत कठिन होगा और कोई भी कमेंट करना
on industry level will be very tough because it will be a individual problem which everybody will have to deal with. ये बात सही है कि ready to move in या nearing completion properties में फिर भी sale होगी. Primary market में I see there will be a long time before people get activated and go back to buy. Mr. Jain, one thing what I can get from your discussion is that there is a individual need and capacity. अगर हम मान लीजिए मार्केट की बात कर रहे हैं तो अगर आप खुद ही फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है तो डिसीजन कैसे लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सेगमेंट होंगे हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर जहां पर लोगों की फाइनेंस सिचुएशन अभी भी अलाउ करती होगी अगर उन्हें अच्छी डील मिले. जैसे हम मैं भी रिपोर्ट के रेफरेंस को ही कोट करूंगा, ऑल्दो हमारे एक्सपर्ट की ओपिनियन डिफरेंट है. उन्होंने कहा कि 54% आर एक्सपेक्टिंग अ बिग ड्रॉप इन द प्राइस. तो मे बी अ पर्सन हु इज थिंकिंग दैट कि इफ इट्स द राइट टाइम टू गेट अ प्रॉपर्टी जिसमें मेरे को अच्छी डील मिल जाए प्राइस के अंदर और होम लोन का भी कुछ थोड़ा सा एडवांटेज है, मैं डिस्कशन में बुलाना चाहूंगा मिस्टर जैन को इन्वॉल्व करना चाहूंगा. मिस्टर जैन इज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट और आप एडवाइस करते हैं बहुत से इन्वेस्टर्स को प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए. उनको ओपिनियन, आपकी ओपिनियन मैटर करती है. तो एज ए कंसल्टेंट हु इज एक्चुअली एडवाइजिंग पीपल टू बाय द प्रॉपर्टी, व्हाट इज योर से, हाउ यू सी द मार्केट दैट द वन साइड वी हैव अ रिपोर्ट हियर. हम कह रहे हैं इसको बहुत ज्यादा आपका बड़ा सेगमेंट इन्होंने नहीं लिया है, बहुत छोटा सैंपल साइज इन्होंने लिया है, पर फिर भी आपकी जो अपनी एक्सपर्टीज है, इतना एक्सपीरियंस आपके पास है मिस्टर जैन, आपके हिसाब से आप अपने जो इन्वेस्टर्स हैं या बायर हैं उन्हें क्या एडवाइस कर रहे हैं इस सिनेरियो में? मैं एक चीज तो जरूर कहूंगा, हाउसिंग तो एक नीड है ही है, उसको तो हम कोई भी डिनाई नहीं कर सकते. और इट वाज आई मीन हिंदुस्तान में हाउसिंग की जरूरत बनी रहेगी हर वक्त, पहली चीज. दूसरी बात, ये बात बिल्कुल ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सैलरी कट्स हैं, सारी बातें हो भी रही हैं. जस्ट लाइक कतुरिया साहब ने अभी कहा कि जो रेडी टू मूव या नियरिंग कंप्लीशन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लोगों का इंटरेस्ट डेफिनेटली है. एक डर लोगों के दिमाग में है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने के लिए, लाइक हाउसिंग लोन लेकर या पैसे लेकर एक कहीं ना कहीं कमिटमेंट लायबिलिटी खड़ी हो जाती है. और साथ में जो आज का एक बायर है वो ये जरूर देख रहा है कहीं ना कहीं प्राइस कट्स आए या बिल्डर्स की तरफ से डिस्काउंट्स अच्छे मिले या फ्रीबीज आ जाएं. बैंक लोन्स में भी फर्क आता है कि इंटरेस्ट रेट और लो होने की एक्सपेक्टेशन भी है लोगों के अंदर में. नीड तो रहेगी, ये भले ही 2-3 महीने 4 महीने हुए हैं अभी कोविड की हम बात कर रहे हैं, और बनर्जी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, अभी पोस्ट कोविड नहीं है, कोविड चल रहा है अभी 2-3 महीने और कितना आगे चलेगा यू नेवर नो. बट नीड डेफिनेटली बनेगी. 2-3 महीने के अंदर में ये सारी चीजें सेटल आउट हो सकती है. लालच कहीं ना कहीं जरूर देना पड़ेगा हमें बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए. बिल्डर्स को कोई ना कोई स्कीम इस तरह की, चाहे फ्रीबीज के तौर पर हो या पेमेंट डिलेज को लेकर हो, कहीं मॉरेटोरियम दें उनके साथ में, वो चीजें दें, तभी एक बायर निकल के भी आएगा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो कमिट भी करना चाहेगा. ये मेरी सबमिशन है. ठीक है. अच्छा, मेरा सवाल है दीपक कपूर जी से. अगर हम पिछले 5 से 10 साल का बीच देखें तो इस समय इंटरेस्ट रेट अपने बॉटम पे है, सबसे कम इस समय है, 7% से नीचे पहुंच गया है. तो डू यू सी एनी इफेक्ट ऑफ दिस लोअर इंटरेस्ट ऑन परचेज, मतलब परचेज इससे बढ़ सकती है या इसका कुछ इफेक्ट होने वाला है रियल एस्टेट के ऊपर? देखिए, अगर हम पीछे कुछ सालों को एनालाइज करें तो आज का जो हाउसिंग लोन इंडेक्स है वो बिल्कुल ही ऐसे ऐप पे है विच प्रोवाइड्स स्टिमुलस टू द हाउसिंग डिमांड. डेफिनेटली इट इज अ ग्रेट स्टिमुलस कि आज होम लोन रेट बिल्कुल ही 7.5% के आसपास पहुंच गए हैं, जो कभी 5 साल पहले हुआ करते थे. और ये हमारी इंडस्ट्री की हमेशा से डिमांड रही है कि होम लोन को इतना लिक्विडेटिव कर दो ताकि कस्टमर को मकान खरीदने में सुविधा हो और उसको इंटरेस्ट पे आउट करने में भी आसानी हो. तो ये तो बहुत अच्छा स्टिमुलस है जिससे डिमांड को इम्पेटस मिलता है, इम्पल्स मिलती है टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन. आज एक इसके बियॉन्ड भी मैं कहना चाहूंगा कि आज एक डेफिनेट नीड है किसी भी कंज्यूमर की, एंड यूजर की, एंड देयर आर लॉट ऑफ एंड यूजर इवन आज भी वो अपनी मकान ढूंढ रहे हैं, अपना घर ढूंढ रहे हैं, बिकॉज कोविड ने सिखा दिया है कि एक खाली मकान ही नहीं, मकान के आसपास एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म वो कर सकें, उसको एप्लीकेबल करा सकें.
तो आज एक नई नीड एक उत्पन्न हुई है, एक न्यू काइंड ऑफ डिमांड रेज हुई है, जिसमें लोगों ने मार्केट में इंक्वायरी करना शुरू कर दिया है, घूमना शुरू कर दिया है. तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन. कोविड हैज आल्सो टॉट ऑल द पॉपुलेशन हु आर नीडी टुवर्ड्स बाइंग ए होम कि एक घर की जरूरत है तो घर अपना ही चाहिए, किराए का नहीं चाहिए. तो उसमें लोग मार्केट में निकले हैं. हैविंग सेड दैट, हमें इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है? इस इंडस्ट्री में आज की तारीख में या किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो मीडिया एंड सोशल मीडिया मैसेजेस create lot of confusion in the market. We continue to speak such kind of statement जिसकी कोई relevance नहीं है मार्केट में, and ये तो सदियों से है कि हर एक को सस्ता चाहिए, और सस्ता है तो मुफ्त में चाहिए, और मुफ्त में मिल रहा है तो एक नहीं दो चाहिए. एक नेचुरल इंटेंट है, एक नेचुरल इंटेंट है, उसको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते. कॉस्टिंग पैरामीटर, फाइनेंशियल कॉस्टिंग पैरामीटर कि सर कहीं भी आप मकान लेना तो इसका ध्यान रखना, अगर इससे नीचे आपने ले लिया तो शायद वो मकान ही बन ना पाए. बिकॉज एक किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बेसिक फाइनेंशियल क्लोजर्स की नीड है. तो इन चीजों को अब होलिस्टिकली देखा जाए तो हमें समझ में आता है हम कहां जा रहे हैं. खाली एक पॉइंट उठा के हम बात करें तो उसके रिजल्ट कहीं भी डायरेक्ट कोरिलेशन में सामने नहीं आएंगे. मेरा इस पर कहना है. आपका कहना यह है कि आज का जो रेट है वो बॉटम रेट है, इससे कम नहीं जाएगा. ठीक है, नहीं, मैंने कहा इससे कम चला जाए तो बहुत अच्छा है, बट ये भी रेट बहुत ल्यूक्रेटिव है, बहुत ल्यूक्रेटिव है. मेरा अगला सवाल है कुणाल बनर्जी से. कुणाल जी का हैव ए लॉट एक्सपीरियंस इन ए रियल एस्टेट प्रोफेशनल. He also not in India. He also have the experience in other country like UAE, US and Australia. So present scenario में जैसे पैराडामिक है तो उससे इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ जा रहा है पूरा वर्ल्ड. So what do you see the future of the real estate? You know, I agree with a lot of the panelists have said. जैन साहब ने एकदम सही बताया है that there is a people do need housing at all levels. The very fact that you are going to give a discount means there is no longer that brand that you have pitched. अगर आपको हम 50% का एक ब्रांड न्यू रोलेक्स घड़ी देगा तो आपका उसके ऊपर जो माइंडसेट है it will change, right? If I give you a Rolls Royce at 35% discount, whilst all the world is selling at 100% and you are selling, I'm going to give you a discount suddenly. वो Rolex, Rolls Royce नहीं रहेगा, वो कुछ अलग चीज हो जाएगा. Similarly, in this real estate market, if you have created a brand, if you have created a high quality product, then giving a discount on that doesn't actually gel well for the future of real estate. ये point one है. Point two है, if you have a very good product and you are sincerely believing in it, you must concentrate and ensure that your CRM people collect, your collections keep on happening. ऐसा नहीं कि अभी आप डिस्काउंट दे दिया और जो लोग या डिस्काउंट दे रहे हैं, हम तो दे दिया फुल अमाउंट, हमको भी दीजिए डिस्काउंट, बैकडेट कर दीजिए. It's not possible legally. It's not possible. So you have to protect your brand. That is your number one future of real estate. कुणाल जी, मैं आगे अपने कथुरिया जी से सवाल लेने से पहले पुरोहित जी का इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर एक व्यू जानना चाहूंगा. हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट इतने बुरी सिनारियो में नहीं है या इतना वर्स्ट के सिनारियो नहीं है. When we are talking about so many people are ready to buy, that also become a, this report is looks like a one side. But where we are saying कि 54% people are expecting a big drop, तो मुझे लगता है कि वो जो उनका प्लेटफॉर्म है शायद उसको ये स्टेटमेंट सूट करती है. और there are other reports which we are expecting here will be coming. So as we are having this program and a lot of people will be watching us to see that कि ये नई रिपोर्ट जो हमारे पास आई है उसको कैसे लेना चाहिए. तो मेरा जो अपना ओपिनियन है, जो मैं अपने हिसाब से मार्केट को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उस हिसाब से कि जो स्मॉल पॉकेट्स हैं, रियल एस्टेट से वही लोकल सब्जेक्ट. लग्जरी के बारे में अभी कुणाल साहब ने बात कहा, बिल्कुल डेफिनेटली बात ठीक है कि जो लग्जरी प्रोडक्ट है अगर आप उनको डीवैल्यू कर देंगे तो a car is a car. What's the difference between a X brand and the premium brand? It is that they bring value. They not only bring value to the person but also when you resell that. अगर मैं अपने एक ऐसी बेकार प्रॉपर्टी लेता हूं जो आज की वैल्यू नहीं करती है तो रीसेल भी नहीं होगी. हमने देखा कि वो प्रॉपर्टी बाद में अप्रिशिएट भी नहीं होती मार्केट इन फ्यूचर. तो मेरी ओपिनियन ये है कि जो ये रिपोर्ट है nobroker.com की हमने पढ़ी, हम उसको डिस्कस भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये
एक Bias- अपने अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से उन्होंने जो C2C प्लेटफॉर्म है, कस्टमर टू कस्टमर प्लेटफॉर्म है, उन्होंने शायद उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे होंगे लोगों से, और मार्केट सिनेरियो इतना भी वन साइडेड नहीं पहुंच गया है जैसे रिपोर्ट कह रही है। जी ठीक है प्रवीण जी। कथुरिया साहब, व्हाट डू यू सी अबाउट दिस रिपोर्ट? सॉरी, इस रिपोर्ट के हिसाब से आपको कहां तक आप इससे सहमत है इस रिपोर्ट से? देखिए रिपोर्ट के अंदर पहले बात करी, सैंपल साइज बहुत छोटा है, देश बहुत बड़ा है, और बहुत जो मार्केट्स हैं, मार्केट्स के अंदर अपन इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्री को कई बार हर्ट भी होता है कि जब हम कहते हैं 54% पीपल बिलीव कि दाम घटेंगे, कोई रिलेटिव बात नहीं है, इन बातों से थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट होती है। मेरी तो सिर्फ एक ही विषय है जिसको मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि आज की डेट में दिस इंडस्ट्री is it's going to do much better than any of us is expecting. We are going to see a lot of positive things. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। बनर्जी साहब, आप अपने क्विक इस पे कुछ कहें इसके ऊपर? Yes, definitely. I am in agreement with Deepak, and Sanjeev, as usual, has given a very succinct and clear, picture. What I'd like to end with is for all the viewers who are watching your program. Yes, this is the perfect time to choose the habitat that you want and you should have. You should be wary of the type of developer that you are talking to. Don't go for a slashed price or too many freebies. Look at the track record, look at the quality of construction, look at what the people who are staying there or have stayed in similar properties say about them, and make your judgment based on that. Just like automotive industry, people are moving to electric cars. Similarly, you will find a lot of developers are moving towards much more customer-friendly habitation. And you should look out for those. Look for your future home, for your children, for yourself, for your parents to come. Is there assistance for elderly? Is there some backups for all the power utilities, etc.? The internet is absolutely strong. Even for the non-elite people, and Jain Sahib rightly said, even for middle class and affordable housing, it doesn't mean that the quality of construction should be shoddy or there should be no future-ready facilities. And look at the developer, the track record and reputation, and it's the right time, definitely. ठीक है बनर्जी साहब, धन्यवाद आपके त्वरित प्रतिक्रिया के लिए। मैं कथुरिया साहब से लेना चाहूंगा कि कथुरिया साहब का क्या कहना है इस बारे में, क्या अपने दर्शकों को हम कहें? और बिल्कुल यही समय है जब आपको इस वक्त आपको होम लोन रेट जो है एक्चुअली में 14 साल में सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। खासकर अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में छोटा लोन लेते हैं तो तकरीबन 6.9% तक भी मिल रहा है। तो आपको इतना कम होम लोन रेट मिल रहा है। डेवलपर्स भी आज फ्लेक्सिबल हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं आपका डिसीजन लेने में। तो अगर आपकी जॉब सुरक्षित है, आपके फाइनेंसेस इन ऑर्डर हैं, घर खरीदने का बहुत ही बेहतरीन समय है। घर खरीदते वक्त ये जरूर याद रखें कि जो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको चाहिए होता है। आप सिर्फ एक घर नहीं खरीदते, आप घर के साथ साथ स्कूल कहाँ पे है, अस्पताल कहाँ है, मेट्रो कहाँ है, ये सारी चीजें आप साथ में खरीदते हैं। पूरा एक पैकेज है आपका काम का जो इन सब चीजों को ध्यान रखें। मेरा ऐसा मानना है कि आज आप सिटी सेंटर के पास घर खरीद पाएंगे उतने ही पैसों में जितने पैसों में आपको शायद 10, 15, 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सो ये बहुत शानदार समय है। बिल्कुल आप अपनी रोटी कपड़ा अपने संभालिए। अगर बिल्कुल बढ़िया है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय अ होम। गो अहेड एंड बाय योर होम नाउ। जैसा आप त्वरित प्रतिक्रिया दी, इस पे आप कुछ बोलिए। बिल्कुल एग्री कर रहा हूं जो बनर्जी साहब और कथुरिया साहब कह रहे हैं। और कथुरिया साहब ने एक बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा है कि आप सेंट्रल प्लेस की अगर हम बात करते हैं जो प्राइसेस, देखिए ऑलरेडी जो एक रीसेल मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट जिसको हम बोलते हैं, अगर प्राइस में वहां एक करेक्शन आता है तो डेफिनेटली जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है या नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट है वहां इम्पैक्ट जरूर आएगा इसका। क्योंकि एक जो पॉकेट देखता है आदमी और 4 जगह घूमता है, 10 चीजों को देखता है, तो वो हर चीज को कंपेयर जरूर करता है। मकान बार बार नहीं खरीदे जाते, शायद
70% लोग होंगे जिंदगी में एक ही बार मकान खरीद पाते हैं। तो उस केस के अंदर में प्राइस मैटर डेफिनेटली करेगा। जिस तरह से फैसिलिटीज की बात करिए कि मेट्रो कितना पास है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पार्क्स हो गए। आज की तारीख में अभी ये पार्क, जैसे नोएडा की अगर हम बात करते हैं, नोएडा अथॉरिटी की अपनी एक पॉलिसी है पार्क्स के अंदर में ओपन जिम्स बनाने की। अब ओपन जिम जैसे बन रहे हैं तो साथ में प्रोजेक्ट्स के अंदर में आपके जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल्स, ये सब चीजें भी होती हैं। फिटनेस के ऊपर में एक जोर डेफिनेटली रहेगा और साथ में एक ग्रीनरी या हरियाली या वेंटिलेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, जैसे अभी आपने देखा हो पीछे कुछ सोसाइटीज के अंदर में एक 4-6 बेड के कंटेनमेंट जोन्स भी बनाए गए हैं, जहां अगर कोई कोविड पेशेंट आता है तो उसको आइसोलेशन में वहां भी रखा जा सकता है। जी शुक्रिया आपकी इस विशिष्ट जानकारी के लिए। और मैं इस सारे प्रोग्राम को समअप करके ये कहना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, टेंडेंसी इज दैट नॉट 10% ऑफ द एंटायर सोसाइटी बाय 2 हाउसेस। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक ही घर खरीदते हैं, बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है, और वो हर वक्त एक इंसान घर खरीदने के लिए रेडी नहीं होता है। तो हो सकता है कि जो लोग आज घर खरीद रहे हैं ये वो लोग थे जिन्होंने 14 साल पहले घर नहीं खरीदा था, ये वो लोग थे जो आज से 2 साल पहले घर नहीं खरीद पा रहे थे, और हो सकता है कुछ लोगों की कैपेबिलिटी और बढ़े। तो हमेशा कुछ लोगों की कैपेसिटी होम बाइंग की हो जाती है और वही लोग हैं जो आज घर खरीदने का सोच रहे हैं। तो मेरी ओपिनियन ये है कि एज फार एज द बायर आर कंसर्न, देयर आर कंसल्टेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट, प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं जैसे मिस्टर जैन अवेलेबल हैं। देयर आर कंपनीज, दोज आर वेरी प्रोफेशनल कंपनीज लाइक द Mr. Kapoor is representing, Mr. Kunal is representing, and say what Mr. Kathuria. प्रोफेशनल कंपनीज हैं, आप इनसे जाकर बात करें, समझें, वो आपको इकोनॉमिक्स समझाएंगे कि होम बाइंग में जब आप कोई डिसीजन लेते हैं सिर्फ प्राइसिंग को लेकर के, तो क्या क्या चीज़ें आप कहीं मिस कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ हिडन चार्जेस के अंदर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ऐसी वाइटल फैसिलिटी जो आपको प्रोजेक्ट में चाहिए आप उसे मिस कर रहे हैं। तो एक रिपोर्ट के आधार पर या न्यूज़ के आधार पर डिसीजन न लें, बिल्डर के पास जाएं। बिल्डर बहुत कॉम्पिटिटिव तरीके से काम कर रहे हैं। आजकल डिफरेंट लॉ हैं जो बिल्डर को न सिर्फ कंपेल करते हैं बल्कि मोटिवेट भी करते हैं कि वो अगर अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें उन सब लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो बहुत ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर है। डिसीजन जितने भी हमारे व्यूअर हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि डिसीजन को लेने के लिए आपके पास बहुत से और सोर्सेज हैं वेरीफाई करने के लिए, तो जरूर जाएं। एक मुश्किल डिसीजन लगता है जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बट व्हेन यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन डिसीजन बिकम इजी एंड वाइज। थैंक यू। मैं अपने सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद करना चाहूँगा। कथुरिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक कपूर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी अच्छी बातें बताई। बनर्जी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जैन साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम जुड़े। और ये वीकली प्रोग्राम है तो हम जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया हमने 1 महीने बाद 2 महीने बाद, हम वीकली भी मिल सकते हैं इसमें। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और इस प्रोग्राम को हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं।